हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बीए फिफ्थ सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे और फिफ्थ सेमेस्टर में मैं आज आप लोगों को पेपर 2 का अध्ययन कराऊंगा। इसके पिछली क्लास में हम लोगों ने पेपर 1 के 6वें यूनिट का अध्ययन किया था, यानी पेपर 1 में अब हमारा केवल 2 यूनिट बचा हुआ है, लेकिन पेपर 2 में आपके काफ़ी यूनिट बचे हुए हैं क्योंकि मैंने अभी तक केवल 3 ही यूनिट का अध्ययन कराया था। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आप लोग को कहा था कि आपके दोनों पेपर की क्लासेस को मैं साथ में कराने का प्रयास करूंगा, जिससे आपका सिलेबस जो है जल्दी पूरा हो जाए। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों का जो पेपर 2 है उसका जो चौथा यूनिट है उसका अध्ययन कराऊंगा। और जो चौथा यूनिट है वो आपका देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से रिलेटेड है, यानी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और यही आपके चौथे यूनिट में दिया गया है। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका दोनों पेपर जो है साथ में पूरा हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि आपका एग्ज़ाम जो है जल्दी होने वाला है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में नवंबर में ही परीक्षा होने वाली है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में दिसंबर में होगी। तो इससे क्या होगा कि आपका जो पेपर है वो अच्छे तरीके से हो जाएगा और आपको परीक्षा में प्रश्नों को हल करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए और आपका ये चौथा यूनिट है पेपर 2 का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हाँ, देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बीए फिफ्थ सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र, और फिफ्थ सेमेस्टर में पेपर 2 का जो यूनिट 4 है वो किस नाम से है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। जैसा देखिए मैंने पेपर 2 पढ़ाने से पहले ही शुरुआत में आप लोग को बता दिया था कि इसमें जो भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने छोटे क्लास में गणित में पढ़ी थी, जैसे मीन, मीडियन, मूड, ये सब कहाँ पढ़ा है आपने? आपने गणित में पढ़ा है। और ये जो चीज़ें हैं आपको अर्थशास्त्र में भी पढ़नी है, लेकिन यहाँ पर गणित के जैसे सवाल नहीं करने, बल्कि आपको बेसिक अवधारणाओं को पढ़ना है, क्योंकि आपको शिक्षा शास्त्र में इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो उन सब चीज़ों को इसलिए आपको इसमें पढ़ाया जा रहा है। तो इस केंद्रीय प्रवृत्ति की माप वाले जो यूनिट में इसमें देखिए आपको क्या पढ़ना है कि सबसे पहले पढ़ना है आपको कि परिभाषा, उपयोग और गणना किसका, माध्य का, माध्यिका का और बहुलक का। यानी ये 3 चीज़ें जो होती हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, और इन्हीं तीनों का हमको परिभाषा पढ़ना है और इनका उपयोग पढ़ना है और इनकी गणना कैसे की जाती है ये पढ़ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का अवधारणा क्या होता है, यानी कॉन्सेप्ट क्या होता है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो देखिए सबसे पहले अवधारणा में क्या है कि जब किसी समूह यानी डाटा सेट के संख्यात्मक मान अलग अलग होते हैं तो हमें उस समूह का एक प्रतिनिधि मान यानी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू चाहिए जो पूरे डेटा का प्रतिनिधित्व करे। इसका मतलब कि इसी मान को केंद्रीय प्रवृत्ति कहा जाता है। वह मान होता है जिसकी चारों ओर अन्य मान सामूहिक होते हैं, जैसे 2, 4, 6। अब जैसे इसका आप माध्य निकालेंगे तो क्या आएगा कि 6, 4, 10, 2, 12, 12 बटा में 3, तो इसका जो माध्य आएगा वो क्या आएगा, 4। तो यही जो केंद्रीय मान है इस पूरे डाटा का क्या कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो इसी तरीके से सेंट्रल टेंडेंसी को डिफाइन किया जाता है। इसका देखिए अर्थ क्या होता है, अर्थ भी देख लेते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ है किसी समूह के आंकड़ों का ऐसा एकल मान जो पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करता हो, अर्थात यह बताता है कि डेटा का केंद्र कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो इसको आप माध्य के रूप में भी निकाल सकते हैं, माध्यिका के रूप में भी निकाल सकते हैं, बहुलक के रूप में भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 2, 2, 5, 5, 3, 2। अब बहुलक का मतलब इसमें कौन सा ऐसा अंक है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ। देखिए यहाँ पर 2, 2, 2 3 बार हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 जो है बहुलक वाला कहलाएगा। तो इसी तरीके से इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आप देखिए इसकी परिभाषाएं भी दी गई हैं कुछ विद्वानों के द्वारा, जैसे क्रॉक्सटन एंड काउडन के द्वारा इसकी परिभाषा देखिए क्या दी गई है। इन्होंने कहा कि केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन वह प्रक्रिया है जिससे एक ऐसा मान ज्ञात किया जाता है जो पूरे डेटा का प्रतिनिधित्व कर सके। अभी जो हम लोगों ने ऊपर अर्थ देखा वही चीज इनके द्वारा बताई गई है। उसके बाद फिर देखिए क्लार्क एंड स्कैड के द्वारा क्या कहा गया है कि केंद्रीय प्रवृत्ति वह प्रवृत्ति है जिसके अंतर्गत आंकड़े किसी एक केंद्र बिंदु के चारों ओर सामूहिक होते हैं। ठीक, उसी के अलावा देखिए सिम्पसन एंड काफ्का के द्वारा क्या कहा गया है कि ए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज ए टिपिकल वैल्यू अराउंड विच अदर आइटम्स टेंड टू क्लस्टर। यानी इनके द्वारा भी वही चीज बताया जा रहा है कि सेंट्रल टेंडेंसी एक केंद्रीय प्रवृत्ति की केंद्रीय प्रवृत्ति होती है और जिसके जो अंतर्गत आंकड़े होते हैं वो किसी केंद्र बिंदु के चारों ओर सामूहिक होते हैं। ठीक,
अब देखिए इसको कितने भागों में बांटा जाता है, इसके प्रकार क्या होते हैं। टाइप्स आप देखिए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला क्या होता है, औसत, जिसको मीन कहा जाता है। दूसरा क्या होता है, मीडियन यानी माध्य का, इसको देखिए माध्य भी कहा जाता है, माध्य कहिए या औसत कहिए। और तीसरा होता है बहुलक, जिसको मूड कहा जाता है। तो इसका देखिए प्रतीक क्या होता है, इस तरीके से होता है, इसका कैपिटल एम होता है, इसको जेड या एम ओ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका प्रयोग देखिए कहाँ किया जाता है, अंक गणितीय औसत निकालने के लिए सबसे सामान्य और सटीक विधि मानी जाती है। माध्य मान दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, असामान्य मानों से प्रभावित नहीं होता। और ये देखिए सबसे अधिक बार आने वाला मान या व्यवहारिक उपयोग में यह सरल होता है। ठीक, अब देखते हैं औसत के बारे में। मीन, इसको औसत भी कहा जाता है, इसको माध्य भी कहा जाता है, ठीक है, या अंक गणितीय माध्य भी कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा देखिए, परिभाषा क्या है कि सभी, प्रोफेसर यूल ने इसकी परिभाषा दी है। उन्होंने क्या कहा है कि सभी आंकड़ों के योग को उनकी संख्या से विभाजित करने पर जो मान प्राप्त होता है वही औसत या माध्य कहलाता है। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि जैसे मान लीजिए बहुत से नंबर हैं, 1 2 3 4 5। अब ये नंबर है तो टोटल नंबर की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 नंबर है। अब इनका माध्य निकालना है तो हम क्या करेंगे, पांचों नंबर को जोड़ देंगे, तो यानी 2 1 3 3 6 4 10 5 15। अब हम क्या करेंगे कि 15 को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका जो माध्य आएगा क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक, यानी इसका जो माध्य है वो 3 है। तो इस तरीके से इसको निकाला जाता है। इसका उपयोग देखिए कहाँ पे किया जाता है, इसका उपयोग डाटा का सामान्य प्रतिनिधित्व कर देता है, ये इसलिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग तुलना के लिए भी किया जाता है, आगे की सांख्यिकी गणनाओं के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा देखिए शिक्षा में, अर्थशास्त्र में, व्यापार में, मनोविज्ञान आदि के क्षेत्र में यह उपयोग किया जाता है, काफी उपयोगी। इसकी गणना देखिए कैसे की जाती है, इसके सूत्र देख लेते हैं। कंप्यूटेशन, तो देखिए अनग्रुप डाटा होता है, जैसे देखिए यहाँ समेशन का चिन्ह है, यहाँ समेशन एक्स अपान एन, यानी टोटल सम ऑफ द टोटल नंबर डिवाइडेड बाई जो है नंबर की संख्या। जैसे कितने टोटल संख्याएं हैं उनको एक दूसरे से जोड़ देंगे और उनका जो संख्या है, संख्या का जो गिनती होता है, काउंट होता है, उसी से भाग दे देते हैं। जैसे अभी मैंने आप लोग को ऊपर बताया, जैसे 2 4 6 8 10, यहाँ कितने नंबर है, 5 नंबर है। अब इनका मीन निकालने के क्या करना पड़ेगा, इन सबको आपस में जोड़ दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 10 8 18 6 24 4 28 2 30। यानी अब 30 को क्या किया जाएगा, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, तो इससे हमको 5 से भाग दे देंगे, तो इसका क्या आएगा, माध्य 6 आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको कैलकुलेशन। यहाँ पर देखिए एक और उदाहरण है कि अंक दिए गए हैं, देखिए 10 20 30 40 50, यानी टोटल नंबर कितने हैं, 5 नंबर है, और इनका वैल्यू देखिए अलग अलग है, तो इन सबको क्या किया जाएगा, एक दूसरे से जोड़ दिया जाएगा। तो देखिए 10 20 30 30 60 40 100 और 50, 150 हो गया। टोटल नंबर कितना है, 5, तो 150 को 5 से जब भाग देंगे तो यहाँ कितना आएगा, 30, यानी माध्य इसका क्या हो गया, 30। ठीक, अब देखिए ग्रुप डाटा का निकालने के लिए क्या किया जाता है, वो तो अनग्रुप डाटा का था। अब ग्रुप डाटा के लिए देखिए क्या किया जाता है कि देखिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, जैसे देखिए जो 2 स्टूडेंट हैं इनका देखिए नंबर 10 है, 3 स्टूडेंट हैं जिनका नंबर 20 है, 5 स्टूडेंट हैं जिनका नंबर 30 है, 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका नंबर 40 है, यानी टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 14। और टोटल नंबर देखिए इनका क्या है, 20 हो गया, 60 हो गया, 150 हो गया, 160 हो गया। तो देखिए टोटल नंबर कितना हो गया, 390। यानी टोटल नंबर में और टोटल स्टूडेंट से जब हम डिवाइड कर देंगे तो इनका देखिए माध्य क्या आएगा, 27.86, यानी सभी स्टूडेंट का औसत जो नंबर है वो कितना है, 27.86। ठीक, तो इस तरीके से ग्रुप डाटा का निकाला जाता है। अब देखिए जो दूसरा टर्म है वो मीडियन है, यानी माध्यिका है। तो माध्यिका की देखिए परिभाषा क्या है, इसको क्रॉक्सटन एंड कॉर्डन ने दिया है। उन्होंने कहा कि माध्यिका वह मान है जो आंकड़ों को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है, यानी जो आंकड़े होते हैं उनको 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है। जैसे इसका उपयोग देखिए अभी हम दिखा देंगे आपको। उपयोग देखिए कहाँ पर होता है कि जब डेटा असंतुलित हो, दूसरा होता है कि जब अत्यधिक मान होने पर मीन से बेहतर प्रतिनिधि मान हो, और तीसरा आय, जनसंख्या या सामाजिक आंकड़ों में इसका उपयोग किया जाता है। इसका देखिए कैलकुलेशन किया जाता है, कंप्यूटेशन कैसे किया जाता है। तो पहला होता है कि आंकड़ों को आरोही क्रम में रखा जाता है, बहुत से आंकड़े हैं, बहुत से नंबर हैं, जैसे देखिए 1 4 3 2 5 7। अब इसको क्या किया जाएगा, आरोही क्रम में रखा जाएगा। जब आरोही क्रम में रख दिया जाएगा
तब फिर उसके बाद इसका जो मध्य का मान होगा वो इसका माध्यिका होगा। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 7, तो इसमें देखिए कितने नंबर है 6, एक नंबर मान लीजिए और 8 लिख दिया जाए, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका देखिए जो मध्य का मान हो जाएगा इसके इन दोनों के बीच में क्या होगा 4, यही इसका क्या हो जाएगा माध्य का। देखिए इसको कैसे निकाला जाता है कि यदि n विषम हो, यानी जब इनको विषम संख्या होगी तब इसको कैसे निकाला जाएगा, n+1/2 का मान। यदि n सम हो, यानी नंबर जो संख्याओं का नंबर है वो अगर सम विषम हो तो उसको अलग अलग निकालने का तरीका है। अगर सम संख्या होगी क्या होगा n/2 और n/2 + 1वां मान जो है उसका औसत होगा। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए देखिए कुछ अंक जैसे 10 15 20 25 30, तो टोटल नंबर कितने हैं 5, तो इसकी माध्यिका क्या होगी थर्ड वाला मान होगा। जोड़ के देख लेंगे आप, देखिए जोड़ के भी देखेंगे तो भी वैसे आएगा और ऐसे भी पता चल जाएगा। 10 15 25 30 इनको जब आपस में जोड़ेंगे तो माध्य निकालेंगे तो भी इसका माध्य क्या आएगा 20 आएगा, और ऐसे भी कि बीच वाला जो नंबर है इसका क्या हो जाएगा माध्यिका, यानी माध्यिका क्या हो गई 20। ठीक है, अब देखिए जो ग्रुप डाटा होता है, देखिए इसका सूत्र क्या है, मीडियन बराबर L + n/2 - CF/में स्मॉल f होल का गुणा h। इसको देखिए इसका ये सूत्र है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कहाँ क्या है, जहाँ पर जो ये L था वो क्या है मीडियन वर्ग की निम्न सीमा था, CF जो है वो पूर्ववर्ती वर्ग का संचयी आवृत्ति थी, स्मॉल f जो है मीडियन वर्ग की आवृत्ति थी, और h जो है वर्ग की चौड़ाई। जैसे उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, जैसे 0 से 10 नंबर के जो हैं उनका देखिए ये मीडियन वर्ग की जो आवृत्ति है वो 5 है, और जो पूर्ववर्ती वर्ग का संचयी आवृत्ति है वो भी 5 है। उसी प्रकार से 10 से 20 के बीच के नंबर का देखिए क्या है कि वर्ग की आवृत्ति जो है 10 है, और पूर्ववर्ती वर्ग का संचयी आवृत्ति क्या है 15 है। तो उसी प्रकार 20 से 30 का बीच का क्या है 20 और 35, 30 से 40 के बीच क्या है 10 और 45, और 40 से 50 के बीच क्या है 5 और 50। तो इसको देखिए कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, देखिए यहाँ पर n बराबर 50, n/2 बराबर क्या हो जाएगा 25। अब देखिए मीडियन क्लास क्या हो जाएगा 20 से 30 के बीच में, यहाँ L बराबर क्या है 20, CF बराबर क्या है 15, F बराबर 20 और H बराबर 10। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, मीडियन बराबर क्या हो जाएगा 20 + 25 - 15/20 का होल का इंटू गुणा किससे करेंगे 10 से, तो बराबर क्या हो जाएगा 20। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 25 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10, और 10/20, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 20 + 5 यानी टोटल क्या हो जाएगा 25। तो इसका देखिए मीडियन क्या आया 25। तो इस तरीके से निकालते हैं। ठीक, अब देखिए तीसरा जो है वो है बहुलक, जिसको मोड कहा जाता है इंग्लिश में। तो इसकी परिभाषा देखिए स्पीगल ने दी थी, उन्होंने क्या कहा कि बहुलक वह मान है जो सबसे अधिक बार आता है, यानी किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए बहुत सी संख्याएं लिखी गई हैं, तो उसमें जो संख्या बार बार आती है वही क्या कहलाती है बहुलक कहलाती है। तो इसका उपयोग देखिए कहाँ पर किया जाता है, तो इसका उपयोग व्यवहारिक जीवन में सरल और उपयोगी जैसे सर्वाधिक बिकने वाले उत्पादों के लिए किया जाता है। बहुत से ऐसे सामान बेचने वाले होते हैं जो उनका प्रोडक्ट होता है बार बार बिकता है, तो उसको दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। गुणात्मक डेटा में उपयोग होता है इसका, जैसे पसंद, रंग या ब्रांड आदि के लिए। इसके अलावा देखिए वितरण के केंद्र की स्थिति भी यह बताता है। इसका देखिए कंप्यूटेशन कैसे किया जाता है, इसकी गणना कैसे की जाती है। तो अनग्रुप डाटा का गणना देखिए पहले कैसे होता है कि सबसे अधिक बार आने वाला जो मान होता है वो क्या कहलाता है बहुलक। जैसे देखिए यहाँ पर डाटा दिया गया 5 8 8 10 8 12, तो यहाँ देखिए सबसे ज्यादा बार कौन सा संख्या आ रहा है 8 आ रही है, देखिए 3 बार आ रही है, तो यहाँ पर बहुलक मोड क्या हो जाएगा 8। उसी प्रकार से जो ग्रुप डाटा होता है उसका देखिए निकालने का सूत्र क्या होता है कि मूड बराबर क्या होता है L + F1 - F0/2 F1 - F0 - F2 होल इंटू H। तो ये इसका क्या है सूत्र है, किसका निकालने के लिए ग्रुप डाटा का। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सी चीजें क्या है, जैसे यहाँ पर देखिए L क्या है मोड वर्ग की निम्न सीमा है, फिर उसके बाद देखिए F1 क्या है मोड वर्ग की आवृत्ति है, F0 क्या है पूर्ववर्ती वर्ग की आवृत्ति है, F2 क्या है अनुवर्ती वर्ग की आवृत्ति है, और H क्या है वर्ग की चौड़ाई है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए यहाँ उदाहरण दिया है कि 0 से 10 मार्क की जो आवृत्ति 5 है, 10 से 20 की 10 है, 20 से 30 की 20 है, 30 से 40 नंबर की 15 है, और 40 से 50 नंबर की 10 है।
अब देखिए यहाँ पर मूड जो क्लास होगा वो 20 से 30 का देखिए क्या है, यहाँ पर 20 से 30 जो है इसका मूड क्लास होगा। इसमें L बराबर देखिए 20 है, F1 20 है, F0 10 है, F2 15 है और H क्या है 10 है। अब इसको सारी चीज़ों को इस सूत्र में बैठाएंगे और फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका देखिए बहुलक क्या निकल कर आएगा 26.67। ठीक, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा 26.67। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक, अब देखिए इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है, तीनों के बीच के संबंध को देख लेते हैं कि मीन मूड बराबर 3 मीन माइनस मीडियन, यानी इनके बीच के रिलेशन को कैसे दिखाया जाएगा कि मीन माइनस मूड, यानी मीन में से मूड को घटाएंगे तो किसके बराबर होगा 3 गुणा मीन माइनस मीडियन। ठीक है, अब देखिए इनके बीच में कंपैरिजन, इनके बीच में तुलना कैसे किया जाएगा। तो तुलना करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों को लिया पड़े, सबसे पहले देखिए मीन को देखते हैं। तो इसका गणना किस चीज़ पर आधारित होता है, सभी मानों पर आधारित होता है। इसकी उपयुक्त स्थिति क्या होती है, संतुलित डाटा। इसका प्रभाव क्या होता है कि अत्यधिक मानों से प्रभावित होता है। उपयोग देखिए ये औसत निकालने में उपयोग किया जाता है। मीडियन देखिए यह इसका किस गणना पर आधारित होता है, मध्यमान पर। इसकी उपयुक्त स्थिति क्या है, असंतुलित डाटा। इसका प्रभाव क्या है कि आउटलियर से अप्रभावित। और उपयोग क्या होता है, आय के वितरण में या जनसंख्या से संबंधित डाटा को कैलकुलेट करने के लिए। मूड का देखिए यह सर्वाधिक बार आने वाला संख्या होता है। इसकी गणना इसको कैसे किया जाता है कि सर्वाधिक बार आने वाली संख्या के रूप में। श्रेणीबद्ध या गुणात्मक डाटा इसकी उपयुक्त स्थिति होती है। प्रभाव क्या होता है कि असमान मानों से अप्रभावित होता है। इसका उपयोग मार्केटिंग या सर्वेक्षण के क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, तो इनका देखिए सारांश उदाहरण का जैसे अलग अलग, जैसे मीन का देखिए डाटा के रूप में 10, 20, 30, 40, 50। तो इसका देखिए मीन क्या आएगा 30। मीडियन दिया हुआ है 10, 15, 20, 25, 30। तो इसका क्या होगा मीडियन 20। मूड का उदाहरण देखिए 5, 8, 8, 10, 8। तो इसमें मूड क्या होगा 8। तो अब देखिए हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी की विशेषता देख लेते हैं। अभी तो हम लोगों ने एक एक करके अलग अलग देखा उनके बारे में। अब होल रूप में सेंट्रल टेंडेंसी की विशेषता क्या है। तो पहली विशेषता क्या है कि यह एकल मान प्रदान करता है। दूसरी विशेषता क्या है कि इसे समझना और उपयोग करना सरल होता है। तीसरी विशेषता क्या होती है कि यह पूरे डेटा का प्रतिनिधित्व करता है। और चौथी विशेषता क्या होती है कि मीन, मीडियन और मूड के बीच एक सांख्यिकी संबंध होता है, जो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि मीन माइनस मूड बराबर 3 गुणा मीन माइनस मीडियन, 3 इंटू मीन माइनस मीडियन बराबर क्या होता है मीन माइनस मूड। आप देखिए सेंट्रल टेंडेंसी का उपयोग क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी की उपयोगिता, एप्लीकेशन। तो देखिए शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से उपयोग होता है, छात्रों के औसत अंक निकालने के लिए, उनकी उपस्थिति को निकालने के लिए, उनके प्रदर्शन का विश्लेषण करने में। अर्थशास्त्र में देखिए इसका उपयोग कैसे होता है, आय की गणना में, उत्पादन के लिए, कीमतों के औसत का निर्धारण करने के लिए। मनोविज्ञान में इसका उपयोग देखिए कैसा होता है कि विभिन्न प्रकार के परीक्षण परिणामों के केंद्रीय मूल्य को ज्ञात करने के लिए। व्यवसाय में इसका उपयोग कैसे होता है, बिक्री, लाभ या हानि का जो है औसत निकालने में। और सामाजिक अनुसंधान में, सोशल रिसर्च में इसका उपयोग क्या होता है कि सर्वेक्षण या जनमत संग्रह के विश्लेषण। तो इस तरीके से इसकी सेंट्रल टेंडेंसी की उपयोगिता है। अब देखिए इनके बीच में सरल तुलना क्या है, कि सरल तुलना अभी हम लोगों ने ऊपर देख ली, तो इसको दोबारा हमको नहीं देखना है, यानी तुलना अभी हम लोगों ने ऊपर देख लिया। अब देखिए इनका उदाहरण भी हम लोगों ने देखा अभी ऊपर कि इसके कैसे कैसे उदाहरण है। जैसे मान लीजिए छात्र के अंक हैं 20, 25, 30, 35, 40। अब देखिए इसमें इसी अंक से तीनों चीज़ों को निकालना है, यानी हमको मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है, मोड भी निकालना है। तो मीन देखिए कैसे निकलेगा, इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, टोटल 5 से भाग देंगे तो 30 आ जाएगा। इनका मध्य मान देखिए क्या है, बीच वाली संख्या 30 है, तो इसको तीसरी जो संख्या है 30 बराबर, लेकिन मूड इससे नहीं निकल पाएगा क्योंकि यहाँ पर किसी भी संख्या का दोहराव नहीं है, तो इसलिए सभी समान दूरी पर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तीनों चीजें इसी तरीके से निकलेंगी। तो इस प्रकार देखिए इस समूह की जो केंद्रीय प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व मान क्या है 30। ठीक, यानी देखिए यहाँ पर केंद्रीय प्रवृत्ति कितनी निकली 30, सब देखिए एक ही बराबर है। तो यही चीज जो है केंद्रीय प्रवृत्ति से हमको कैलकुलेट करके मिलता है। ठीक, अब देखिए आज की क्लास में देखिए आज आप लोगों ने जो है सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर कैसे किया जाता है, उसका माप कैसे किया जाता है, इन सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से उदाहरण के साथ, उसके सूत्र के साथ भी आप लोगों ने अध्ययन किया और मैंने अपने तरीके से पूरा प्रयास किया कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी।
तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।